स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल फ्यूचर पर, जिसमें हम लेकर आए हैं 20 फरवरी से 28 फरवरी 2023 तक के करंट अफेयर्स जो आपके परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण और प्रासंगिक हैं। तो शुरू करते हैं। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने एक आदेश में कहा है कि केवल सर्वोच्च न्यायालय ही संविधान का संरक्षक नहीं है, बल्कि संसद भी संविधान का संरक्षक है। और सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति में जिस कॉलेजियम व्यवस्था को अपनाया जाता है उसमें पारदर्शिता बढ़ गई है। यह वास्तव में एक अपने में एक नया परिवर्तन है, क्योंकि इसके पहले कभी कुछ पता नहीं चलता था कि कॉलेजियम में क्या चल रहा है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि लगातार कार्यपालिका और न्यायपालिका में टकराव दिख रहा था। लगातार कार्यपालिका न्यायपालिका का कॉलेजियम पद्धति का विरोध कर रही थी, और अभी देखा गया कि न्यायपालिका ने भी एक आदेश पारित किया है जिसमें इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति में एक कमेटी बनाई गई है जिसमें सीजीआई को शामिल किया गया है। तो इस टकराव में ऐसा देखा जा रहा है, और तैयार रहिए, कॉलेजियम से एक प्रश्न जरूर आएगा, आपके किसी भी पेपर में आ सकता है। 22वें विधि आयोग का कार्यकाल बढ़ाया गया है, यह बढ़कर 31 अगस्त 2024 हो गया है। और कलकत्ता में ट्राम सेवा है, उसका 150वां वर्षगांठ मनाया जा रहा है। यह 1873 में स्टार्ट हुआ था। इसका परेड निकाला गया है। चूँकि यह यातायात का बहुत पुरानी सवारी है, इसलिए इसे हेरिटेज का भी दर्जा मिल जाएगा समय के साथ। और ये इलेक्ट्रिक से चलती है, इसलिए इसे कोई प्रदूषण नहीं होता है। 5500 किलोमीटर राजमार्ग बनेंगे ई हाईवे। ई हाईवे का सीधा मतलब समझिए कि ऐसा सड़क जहाँ पर इलेक्ट्रिक व्हीकल या विद्युत चालित वाहन के लिए सुविधाएं उपलब्ध हो, मतलब चार्जिंग की सुविधा उपलब्ध हो। महाराष्ट्र में लगा विश्व का पहला बांस का क्रैश बैरियर। देखिए, क्रैश बैरियर क्या होता है कि सड़क के किनारे लोहे का नॉर्मली लगाया जाता है या स्टील का लगाया जाता है, जिसका उद्देश्य ये होता है कि अगर किसी भी कारण से गाड़ी या वाहन या कार डिसबैलेंस हो जाए या उसकी गति बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, जिसके कारण वो डिसबैलेंस हो जाए, तो उसको रोका जाए किसी खाई में गिरने से या किसी बड़ी दुर्घटना को होने से। तो पहले वो स्टील का होता था या लोहे का होता था, तो उसका लाइफ बहुत ज़्यादा होता नहीं था। लेकिन ये जो बांस वाला होगा, इसका लाइफ स्टील से ज़्यादा है। जो बांस का ये जो बैरियर है, इसका 50 से 70% का पुनर्चक्रण कर लिया जाएगा, माने रिसाइकिल कर लिया जाएगा, जबकि स्टील वाले में 30 से 50% ही हो पाता है। इसलिए ये ज़्यादा सस्ता भी है और पर्यावरण हितैषी भी है, क्योंकि जब भी हम स्टील बनाते हैं तो पर्यावरण में प्रदूषण होता है। वर्ष 2024 तक ट्रेन से सीधे कश्मीर जाया जा सकेगा, उसकी सुविधा हो जाएगी। और इसके लिए जम्मू में दुनिया का सबसे बड़ा आर्क ब्रिज बनाया जा रहा है। इसको मेहराब ब्रिज भी कहते हैं। असल में इसमें मेहराब की तरह संरचना होती है, इसे मेहराब कहा जाता है। इसमें ईंटों को इस तरह से संयोजित किया जाता है, ये जो भार है बढ़ जाता है। और ये दुनिया का सबसे ऊंचा आर्क ब्रिज है, याद रखिएगा। सिकुला में सुरंग निर्माण को मंजूरी मिल गई है। इसके कारण अब लद्दाख में पूरे वर्ष यातायात की सुविधा रहेगी, क्योंकि होता क्या था, ठंडियों में लद्दाख बर्फबारी कारण कट जाता था। अब ऐसा नहीं होगा। इसमें हिमाचल प्रदेश से लद्दाख तक जाने का सीधा रास्ता उपलब्ध होगा, जो पूरे साल चलेगा। देश का पहला आरआरटीएस गलियारा बनकर तैयार हो गया। आरआरटीएस का मतलब है रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम। यह दुबई से साहबगंज खंड के बीच अभी परीक्षण के तौर पर चलाया गया है, और जल्दी दिल्ली से मेरठ के बीच भी इसको चलाया जाएगा। इसकी खास बात यह है कि इसमें बस, मेट्रो, रेल और हवाई अड्डों को जोड़ने की योजना बनाई गई है। इससे क्या हुआ कि यातायात का समय कम होगा और स्पीड बढ़ जाएगी। किस देश के पास कितना विमान है? अभी सबसे ज़्यादा अमेरिका के पास है और तीसरे नंबर पर भारत है। अब ड्रोन सेवाएं पीपीपी मॉडल पर उपलब्ध होंगी। अब ई कॉमर्स कंपनियां जल्द ही ड्रोन किराए पर दे सकती हैं। इससे ई कॉमर्स डिलीवरी, खेतों में इस्तेमाल होगा, इसका मानचित्रण और सर्वेक्षण के लिए होगा, लॉजिस्टिक्स में इसका इस्तेमाल होगा, निगरानी इत्यादि में भी इसका इस्तेमाल होगा। ये बहुत यूज़फुल हो सकता है अगर इसको सही तरीके से उपयोग किया गया तो। अगर ये गलत हाथों में पड़ा तो इसका दुरुपयोग भी होगा। जैसे एग्जांपल आप देख लीजिए कि पंजाब पाकिस्तान बॉर्डर से लगातार पंजाब में हथियार और नशीली दवाइयों को भेजा जा रहा है। ग्रेट निकोबार आइलैंड पर भारत द्वारा एक ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बनाने का कार्य शुरू कर दिया गया है, और यह भारत के समुद्री व्यापार में बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित होने वाला है। अच्छा, सबसे पहले ये जान लीजिए कि ट्रांसशिपमेंट पोर्ट होता क्या है। माने ऐसा पोर्ट जिस पे कोई जहाज आया और अपनी ज़रूरत की चीज़ें लेकर आगे बढ़ गया। ऐसा कोलंबो का भी पोर्ट है और सिंगापुर का भी है। तो जो भी समुद्री मार्ग से व्यापारी जहाज हैं अपनी ज़रूरत के सामान वहाँ पर लेते हैं या अदला बदली करते हैं और फिर आगे बढ़ जाते हैं। उसी को ट्रांसशिपमेंट पोर्ट कहा जाता है। ठीक है, तो होगा क्या कि अगर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट भारत के ग्रेट निकोबार में बन जाएगा तो भारत के जितने भी समुद्री यातायात के जहाज हैं पानी के, वो किसी और देश पे जाएंगे नहीं,
उनको कोई विदेशी मुद्रा देना नहीं पड़ेगा, जो भी खर्च करना होगा रुपए में करना होगा। इसके अलावा अगर कोई विदेशी पानी का जहाज आता है जो व्यावसायिक हो, तो वह उस सुविधा के बदले जो भुगतान करेगा उससे विदेशी मुद्रा आएगी। तो इसके कई सारे लाभ हैं। तो इसको अगर आपका यूपीएससी टेबल, इसको जरूर पढ़ लीजिएगा, छोड़िएगा मत, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी का कोई भी पेपर दे रहा हूँ, आईएएस, एनडीए, सीपीएफ, कोई एग्जाम दे रहा हूँ, सब में ये यूज़फुल है। इसराइल का जो हाइफा पोर्ट है उसको भारत के अडानी ग्रुप को दे दिया गया है संचालन के लिए। मध्य प्रदेश के इंदौर में सबसे बड़ा ये सीएनजी प्लांट है, ठीक है। तो इसमें क्या होता था कि बहुत सारा कार्बन उत्सर्जित होता था। अब उसके लिए क्या किया इन लोगों ने, एक यंत्र लगा दिया है या एक मशीन लगा दिया है जिससे इस कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ किया जाएगा। कई सारे ऐसे कृषि उत्पादक हैं जो आर्टिफिशियल माहौल में कृषि करते हैं, तो उनके लिए कार्बन डाइऑक्साइड का बहुत ज़रूरत होती है। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत शुष्क बर्फ़ में होती है। तो कई सारी ज़रूरतें हैं जिसकी पूर्ति इससे की जाएगी। अभी हमने सुना था कि कश्मीर में लिथियम का खान मिले हैं, इसके बाद देखिए लिग्नाइट और संगमरमर के भी खान मिले। और ये जो लिथियम का खान था कश्मीर में, जून से उसको अलॉटमेंट करना शुरू कर देंगे या उस पर बोली लगनी शुरू हो जाएगी। स्टील मिनिस्ट्री का प्लान है कि पन्ना का जो हीरे का खान है वहाँ से भी खुदाई करना स्टार्ट करें। और तेलंगाना में एक रेयर अर्थ मेटल मिला है जिसे हम लोग जिरकॉन कहते हैं। भीमबेटका मध्य प्रदेश में स्थित एक स्थान है जहाँ पर मनुष्य द्वारा बनाया गया सबसे प्राचीन चित्रकला मिलता है। वहाँ पर डिक्सोनिया नामक जीव का फॉसिल मिला है या जीवाश्म मिला है। आप सिर्फ भीमबेटका याद रखिएगा क्योंकि यहाँ से प्रश्न बन जाएगा। देखिए यूपीएससी का एक पैटर्न समझ लीजिए, जो चीज़ें हाईलाइट होती हैं उसी से घुमा फिरा के लोग प्रश्न पूछ लेते हैं। क्योंकि करंट में भीमबेटका से एक टॉपिक आ गया, तो अब भीमबेटका से ये लोग कुछ ना कुछ पूछ लेंगे। तो आप लोग प्रागैतिहासिक काल में भीमबेटका के 2-4 चीज़ें देख लीजिएगा। भारत में जो 60% वोटर हैं उनका जो मतदाता पहचान पत्र है उसको आधार से लिंक कर दिया गया है। 60% लोग हैं। हम लोग आधार वगैरह में फिंगरप्रिंट का उपयोग करते हैं, तो कभी कभी उसका धोखाधड़ी होता है। तो उससे बचने के लिए भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण या UIDAI ने एक नया तंत्र विकसित किया है जिससे अब धोखाधड़ी के खतरे कम हैं। इसमें AI का उपयोग किया जाएगा। दुनिया का सबसे ऊंचा मंदिर अहमदाबाद में बन रहा है। इंडिया इंटरनेशनल एजुकेशन एक्सपो 2023 ग्रेटर नोएडा में हो रहा है। तो इसके लिए दिल्ली NCR शब्द भी प्रयोग करते हैं। अगर मान लीजिए कभी आ जाए दिल्ली NCR में हो रहा है तो दिल्ली NCR को टिक मारिए, नहीं तो नोएडा, ठीक है। तेलंगाना की जो तेजा चिली है या तेजा मिर्ची जो है वो बाकी देशों में बहुत फेमस है। आप केवल तेजा मिर्च को याद रखिएगा, ये जो तेजा चिली है तेलंगाना की, क्योंकि प्रश्न पूछ लेता है कि यह कहाँ का उत्पादक है। हर फसल के उत्पादन के लिए एक निश्चित तापमान चाहिए होता है और गेहूं के लिए भी ऐसे ही है। गेहूं चूँकि रबी का फसल है जिसकी बुआई नवंबर-दिसंबर में की जाती है, यानी ठंडी में इसकी खेती होती है। अगर ठंडी अच्छी ना हो तो गेहूँ फसल ख़राब हो जाती है और इसकी कटाई 15 मार्च से 15 अप्रैल के बीच में होती है। तो इस बार क्या हुआ है कि तापमान ज़्यादा बढ़ने के आसार हैं। तो ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि ज़्यादा तापमान से हो सकता है कि फसल पर कोई नकारात्मक प्रभाव पड़े। लेकिन वैज्ञानिकों का मानना है कि गेहूं की फसल 35 डिग्री तापमान तक झेल लेती है, यानी 35 डिग्री तक तापमान होता है तो गेहूं फसल पर ज़्यादा नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन किसी कारण से अगर तापमान 35 डिग्री से ज़्यादा हो गया तो गेहूँ के फसल पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। सरकार ने नैनो तरल DAP के लॉन्च करने की अनुमति दे दी है। देखिए एल नीनो के बारे में आपको कई वीडियो में बताया जा चुका है कि एल नीनो क्या है, और एल नीनो के कारण भारत में या मानसूनी देशों में वर्षा कम हो जाती है, सूखा पड़ता है। इस कारण यहाँ की फसलें प्रभावित होती हैं। चूँकि ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि इस बार एल नीनो आएगा, इस कारण वर्षा कम होगी और वर्षा अगर कम हुई तो फसल प्रभावित होगा। ये जो न्यूज़ उठाया गया है, ये जो भी सरकार है उनके न्यूज़ उठाए गए हैं। जब अपना प्रचार देते हैं तो अपने बहुत सारी योजनाओं के बारे में बताते हैं। ऐसे ही छत्तीसगढ़ का है, 1-2 योजना के बारे में बताया गया है, जैसे गोधन न्याय योजना। तो आप देख लीजिएगा इनके 1-2 योजनाओं को, क्योंकि जब ये उस योजना को हाईलाइट करते हैं तो चांसेस होते हैं कि प्रश्न आ जाए। ये इंग्लिश और हिंदी दोनों में था, दोनों उठा लिया गया है। आप देख लीजिएगा जो आपको यूज़फुल लगे। और उत्तर प्रदेश का भी ऐसे एक न्यूज़ है, देख लीजिए, इंग्लिश हिंदी दोनों में है। इसमें एक आध जो योजना है उसको देख लीजिएगा। इस बार यूपी का बजट पारित किया गया है जो 6,90,000 करोड़ का है। देखिए ये भारत का सबसे बड़ा बजट में से एक है। और इस बार उत्तर प्रदेश का राजकोषीय घाटा 3.48% अनुमानित है। तो 1-2 फैक्ट याद रखिएगा यूपी के बजट से। और यूपी बजट पे एक स्पेशल वीडियो जल्दी आएगा जिसमें केवल यूपी बजट ही बताया जाएगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा अगर इस पर मैं डिटेल में चर्चा करूँगा। उत्तर प्रदेश ने एक लक्ष्य रखा है $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने की। देखिए अब उत्तर प्रदेश राज्य 1 ट्रिलियन रख रहा है लक्ष्य, तमिलनाडु ने 3 ट्रिलियन रखा है, ऐसे सबने 3-3, 4-4 ट्रिलियन रख रखा है। आप सोचिए 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अब अगर सबने लगभग 1-1 ट्रिलियन या आधा-आधा ट्रिलियन का टारगेट रख लिया,
अगर आधा आधा ट्रिलियन का भी एवरेज टारगेट रखा तभी भारत की इकोनॉमी कितनी हो जाएगी, 14 ट्रिलियन की हो जाएगी। केवल राज्य की बात कर रहे हैं और केंद्र शासित प्रदेश को छोड़ दिए तब भी। इसलिए ऐसा माना जा रहा है कि जल्द ही भारत वर्ल्ड में दूसरा तीसरा रैंक ला देगा। और भारत के उद्योग मंत्री ने ऐसा कहा भी कि 5 साल में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो जाएगी भारत की अर्थव्यवस्था। मैंने आपको बता रखा है कि GDP में टॉप पर है USA, दूसरे रैंक पर है चाइना, तीसरे स्थान पर जापान है और चौथे स्थान पर जर्मनी है, 5वें स्थान पर हम लोग हैं भारत। तो ऐसा माना जा रहा है कि जल्द ही हम लोग तीसरे स्थान पर आ जाएंगे। और अगर GDP PPP की बात करें, परचेजिंग पावर पैरिटी की बात करें, तो उसमें हम लोग ऑलरेडी 3rd रैंक पर हैं। उसमें पहले रैंक पर चाइना है, दूसरे रैंक पर USA है और 3rd रैंक पर इंडिया है। तो PPP मॉडल के आधार पर हम लोग पहले से ही 3rd रैंक पर हैं और 2030 तक $2 ट्रिलियन का निर्यात हो सकता है हम लोग का। और IMF के MD और चेयरपर्सन क्रिस्टीनिया जॉर्जिया का मानना है कि दुनिया के कुल GDP में इस वर्ष भारत 15% योगदान देगा। और इलेक्ट्रिक और सूचना तकनीक मंत्रालय ने भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था के आकार का अनुमान लगाने के लिए प्रस्ताव आमंत्रित किया है, जिससे ये पता लग सके कि भारत का डिजिटल इकोनॉमी कितना बड़ा। और डिजिटल कंपटीशन एक्ट में जो स्टार्टअप्स है वो चाहते हैं कि उनका अलग से सुनवाई हो और उसमें उनको प्रतिनिधित्व में मिले, ताकि उनके हित को भी ध्यान में रखकर ये कानून बनाया जाए। जहाँ पर भी उपभोक्ता पहुँचते हैं वहाँ पर कंपनियाँ अपना प्रचार करती हैं। वही हाल इंटरनेट का है। इंटरनेट के यूज़र बढ़ रहे हैं तो इंटरनेट पर कंपनियाँ अपना प्रचार कर रही हैं, तो उस प्रचार के बदले में कंपनियाँ कुछ पेमेंट करती हैं। तो वो जो राजस्व है वो लगातार बढ़ रहा है। उस पर टैक्सेशन की बात चल रही है, टैक्सेशन हो रहा है कई जगह पे। अगर आप ऑनलाइन विज्ञापन दे रहे हो तो उसको आपको टैक्स भी देना पड़ रहा है। कुछ जगहों पे नहीं दिया जा रहा है या नहीं सरकार वसूल पा रही है, लेकिन भविष्य में वहाँ से भी वसूला जाएगा। तो ये उसी पे एक लेख है, एक बार देख लीजिएगा अगर आपका UPSC हो। देखिए UPI जो है अपने आप में एक यूनिक फीचर है पूरी दुनिया में कि आपने स्कैन किया और पेमेंट कर दिया, ठीक है। तो ऐसी कोई तकनीक दुनिया में और कहीं है नहीं। इसका उपयोग लगातार कई देशों में बढ़ रहा है। सिंगापुर में इसका उपयोग होना स्टार्ट हो गया है, नेपाल भूटान में हो रहा है। और ये कैसे काम करेगा वहाँ पे भाई, ये पर्सन टू पर्सन काम करेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि इससे कोई बिजनेसमैन यूज़ करे, पर्सन टू पर्सन इसको यूज़ कर सकते हैं। और NRI भी अब जो है UPI को यूज़ कर सकते हैं भारत में। इसमें कुछ बैंक्स होंगे, केवल वही बैंक UPI की सुविधा देंगे। देखिए वोस्टर अकाउंट्स क्या है? वोस्टर अकाउंट्स का मतलब है जब कोई 2 देश अपने में डायरेक्ट ट्रांजेक्शन करते हैं तो उसके लिए वो अकाउंट खुला जाता है। जैसे समझिए कि अभी जो विश्व में वैश्विक व्यापार होता है वो डॉलर में होता है। मान लीजिए कि हमको रूस से कुछ खरीदना है, तो अगर वो 1000 रुपये का सामान है तो पहले हम 1000 रुपये को डॉलर में कन्वर्ट करेंगे, फिर उतना डॉलर हम रसिया को पे करेंगे, रसिया उस डॉलर को अपने देश के करेंसी रूबल में परिवर्तित कराएगा और फिर वो सामान हमारे पास आएगा। माने रसिया और भारत के व्यापार में डॉलर का ट्रांजेक्शन 2 बार होगा, एक बार रुपया से डॉलर में, एक बार डॉलर से रूबल में। तो इस व्यापार में डॉलर का वैसे कोई योगदान है नहीं, लेकिन वैश्विक व्यापार में इसका योगदान होता है, इसका यूज़ होता है। वर्ल्ड में जब ट्रांजेक्शन होता है तो वहाँ पर उसका उपयोग होता है। इस चीज़ से बचने के लिए वोस्टर अकाउंट खोला जा रहा है जिसमें डॉलर से ट्रांजेक्शन नहीं होगा। अब भारत का रुपया और रूबल में डायरेक्ट ट्रांजेक्शन हो सकता है। तो कई सारे बैंक्स मिलकर ये ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। कुछ भारत के बैंक हैं और कुछ रसियन बैंक्स हैं, इन लोगों ने ट्रीटी कर रखी है। तो ये बहुत फ़ायदेमंद है। अगर मान लीजिए किसी भी कारण से कोई भी देश या प्रतिबंध लगाता है तो भारत और रूस के व्यापार को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। जैसे एग्जांपल में भी देख लीजिए, रूस के साथ डॉलर की ऊपर प्रतिबंध लगा हुआ है, लेकिन भारत और रूस अपना व्यापार कर रहे हैं, बल्कि तेल का आयात ज़्यादा ही हो गया पहले से। इस ग्लोबलाइजेशन के दौर में हर व्यक्ति कमाना चाहता है और कमाने के लिए या तो बिजनेस करिए या बिजनेस में निवेश करिए या कोई सेवा दीजिए, यही आय के साधन है। तो वैश्विक व्यापार में या विश्व के शेयर मार्केट में लोग इन्वेस्ट करते हैं। तो भारत के लोग दुनिया के किसी और देश में इन्वेस्ट कर रहे हैं, उस पर भी टैक्सेशन हो रहा है, उससे भी भारत सरकार लाभ ले सकती है। ये उसी पे एक लेख है। किसी विदेशी करेंसी है उसकी कीमत में कमी या बढ़ोतरी होती है, भाई मुद्रा की भी तो कोई कीमत होगी। मुद्रा कीमत निकाला कैसे आता है? भाई किसी 1 रुपये में आप कितना सामान खरीद सकते हैं, यही मुद्रा की कीमत है। तो इसी को किसी और देश के करेंसी से कंपेयर भी किया जाता है। मान लीजिए किसी देश की इकोनॉमी बहुत ताकतवर है तो वहाँ की करेंसी भी ताकतवर होगी। किसी देश की इकोनॉमी बहुत वीक है तो वहाँ की करेंसी वीक होगी। पहले यह सरकारों द्वारा किया जाता था, मुद्रा का मूल्य निर्धारित किया जाता था, उसे अवमूल्यन अधिमूल्यन कहा जाता था। अभी क्या है कि बाज़ार के ताकतों पर निर्भर है। तो होता क्या है, कभी कभी कुछ बाज़ार की ताकतें ऐसी होती हैं जो किसी देश की करेंसी को प्रभावित करना चाहती हैं। तो उस चीज़ को बैलेंस करने के लिए उस देश का केंद्रीय बैंक कुछ नीतियाँ फॉलो करता है, कुछ नियम बनाता है या कुछ नियम को पालन करता है। जैसे भारत के RBI ने रुपए के मूल्य की कमी को रोकने के लिए क्या किया कि कुछ डॉलर्स को बेच दिया। इससे क्या होगा कि रुपए का डिमांड बढ़ जाएगा और जिस चीज़ का भी डिमांड बढ़ता है तो उसकी कीमत बढ़ जाती है। इस कारण रुपए की कीमत थोड़ी सी बढ़ जाएगी या स्थिर हो जाएगी। यही है ये इकोनॉमिक्स में बहुत यूज़फुल होता है। इससे प्रश्न आ जाते हैं मेंस में, कई बार प्रश्न आए हुए हैं।
तो इस चीज़ को समझ लीजिएगा। स्विट्ज़रलैंड और भारत जल्दी ही फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने वाले हैं। इसके अलावा कई सारे देश हैं जो भारत से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने वाले हैं। इसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं। जैसे देखिए, अभी EU भी है जो FTA करने वाला है या फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने वाला है। ब्रिटेन भी FTA करने को तैयार है। आखिर सारे देश FTA क्यों कर रहे हैं या फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्यों कर रहे हैं भारत से? समझिए, एक तो भारत की अर्थव्यवस्था बहुत तेज़ आगे बढ़ रही है, इस कारण सभी देश लाभ कमाना चाहते हैं, सब चाहते हैं कि उनको लाभ मिले। दूसरी बात यह है कि दुनिया में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, भारत रसिया का खुलकर विरोध नहीं करता है, तो उस चीज़ को काउंटर करने के लिए लोग भारत को अपने खेमे में शामिल करना चाहते हैं। इसलिए देखेंगे बहुत सारे देश लगातार भारत के साथ बहुत सारी ट्रीटी कर रहे हैं। तो वो केवल एक रीज़न से नहीं होता, कई सारे रीजन्स होते हैं, कई सारे कारण होते हैं। और ये देखिए, विश्व बैंक में किस देश का कितना शेयर है, तो सबसे ज़्यादा शेयर अमेरिका का है, फिर जापान का है और भारत 7वें नंबर पर है। 3% है भारत का कुल शेयर। भारत के कैग ने कहा है कि ब्लू इकोनॉमी भारत के GDP को बढ़ाने वाला होगा। तो भाई, ब्लू इकोनॉमी क्या है? ब्लू इकोनॉमी का मतलब है कि ऐसे उत्पाद या ऐसे उत्पादन जो समुद्र से किए जाते हैं, माने समुद्र से मत्स्यन किया जा रहा है, मछली पकड़ा जा रहा है, फिशरी हो रहा है, उससे मछली के अलावा मोती पाए जाते हैं। इसके अलावा समुद्र से खनिज निकाला जाता है। आपको पता होगा, बॉम्बे हाई से देखिए तेल निकाला जाता है। ऐसे बहुत सारे काम हैं जो समुद्र से किए जाते हैं। इसके अलावा समुद्र से बहुत सारे मेडिकल की चीज़ें निकाली जाती हैं। तो उन सारी चीज़ों से भारत के GDP को लाभ होगा और उतना ज़्यादा होगा कि भारत की GDP को बूस्ट करेगा या मल्टीप्लायर होगा वो। और चूँकि G20 में इस साल भारत अध्यक्षता कर रहा है, इस कारण भारत डिजिटल अर्थव्यवस्था का दम दिखाएगा। और अभी हाल ही में भारत ने अपने डिजिटल इकोनॉमी को मापने के लिए एक प्रस्ताव दिया है। G20 के सदस्य देश मल्टीलेटरल बैंक्स में रिफॉर्म करने की बात कर रहे हैं कि उस पर कैसे किया जाए। मल्टीलेटरल बैंक का मतलब समझिए कि कई सारे देश मिलकर जब कोई बैंक का निर्माण करते हैं, G20 के मीटिंग में या G20 से आए हुए कोई लोग, किसी की तबीयत खराब हो जाए तो रेफरल सेंटर एम्स होगा। G20 में भारत के कूटनीति का जोर दिख रहा है। देखिए, एक तरफ देखेंगे कि रसिया और यूक्रेन लड़ रहे हैं, ज़्यादातर पश्चिमी देश रसिया के खिलाफ है, और यहाँ G20 में सब लोग आकर बैठ के मीटिंग कर रहे हैं और भारत की सलाह सब मान रहे हैं। तो यह भारत की कूटनीतिक जीत है। और इसी मीटिंग में कुछ देश चाहते थे कि जो संयुक्त बयान जारी हो उसमें रूस की निंदा की जाए, यूक्रेन युद्ध की निंदा की जाए, लेकिन कई सारे देशों ने असहमति व्यक्त की, इस कारण उसको शामिल नहीं किया गया। इसी दौरान रसिया ने कहा कि भारत की अध्यक्षता में आयोजित होने वाले G20 सम्मेलन में वह एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा या कंस्ट्रक्टिव भूमिका निभाएगा। और G20 समूह के देश शहरों में ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए आपस में वित्तीय मॉडल शेयर करेंगे ताकि भविष्य के लिए शहरों को तैयार किया जा सके। देखिए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में आपको पता होगा। ये परमाणु हैं जिसमें केंद्र में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और उसके चारों तरफ परिक्रमा लगाता है इलेक्ट्रॉन। तो इसके जो मैग्नेटिक मोमेंट है उसका ज़्यादा एक्यूरेसी से गणना की गई है और ये तकनीकी विकास के कारण संभव हुआ है। पॉलीसल्फर कंपाउंड ज़्यादा ऊर्जा को स्टोर करने में सहायक होगा। एक लो कॉस्ट पेपर माइक्रोस्कोप बनाया गया था, 2014 में ही बना लिया गया था। इसकी उपयोगिता बहुत ज़्यादा है, इसलिए चर्चा का विषय है और इसकी कीमत लगभग 400 रुपये के आसपास है। RPA फेशियल रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम का प्रयोग करेगी, जिसमें यह तकनीक चेहरा ढकने पर भी लोगों को पहचान ले रही है। इन चीज़ों से क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा सुरक्षा बढ़ जाएगी, यातायात ज़्यादा सुरक्षित हो जाएगा, जहाँ जहाँ पे कैमरा होगा वो ज़्यादा सुरक्षित हो जाएगा। ये तो इसका पॉजिटिव पॉइंट है। अगर निगेटिव पॉइंट का देखें तो ये बहुत ज़्यादा लोगों के निजता में हस्तक्षेप है। कई सारे देशों में इस पर कानून भी आया, इस पर केस भी चला। RPF ही नहीं, तिरुपति मंदिर में भी ऐसे कुछ प्रबंध किए जाएंगे कि लोगों के चेहरे की पहचान की जा सके, ताकि उनके कारण अगर कोई समस्या उत्पन्न हो तो जो समस्या उत्पन्न कर रहे हैं उनको पहचाना जा सके। भारत का जो विमान वाहक पोत है INS विक्रमादित्य, जल्दी ही वो रिटायर हो जाएगा, तो भारत को एक और विमान वाहक पोत की जरूरत होगी। इस कारण हो सकता है कि नेवी एक और विक्रांत के आकार की विमान वाहक पोत की ऑर्डर दे। मालाबार एक युद्धाभ्यास है जिसमें 9 सेनाएं हिस्सा लेंगी। इसमें ऑस्ट्रेलिया के नेतृत्व में कई सारे देश हिस्सा ले रहे हैं। अगस्त में होगा ये। भारत की पहली पनडुब्बी जो इंडोनेशिया के पास डॉक हुई है या जा रुकी है, इस कारण माना जा रहा है कि वहाँ पर कुछ टकराव बन सकता है चीन से। इंडोनेशिया की सहमति से वहाँ भारतीय पनडुब्बी पहुँची थी। जर्मनी भारत के साथ सबमरीन या पनडुब्बी निर्माण में डील कर रहा है। हो सकता है कि जिस तरह से भारत ने फ्रांस के साथ पनडुब्बियाँ बनाई या 6 पनडुब्बी बना रहा है, उसी तरह से भारत जर्मनी के साथ भी पनडुब्बियाँ बनाए। भारत और इटली भी जल्द ही रक्षा के क्षेत्र में समझौता करेंगे।
अभी हाल ही में अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के देशों में चीन द्वारा कई गुब्बारे छोड़े गए थे या जासूसी गुब्बारे छोड़े गए थे, जिसके कारण यह चर्चा का विषय बना रहा। भारत का इंडिजिनस टेक्नोलॉजी क्रूज मिसाइल का परीक्षण सफल रहा। माने अब भारत स्वदेशी रूप से क्रूज मिसाइल बना सकेगा। देखिए, क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल दो शब्द आप सुनते होंगे, जिसका मीनिंग आप समझ लीजिए। बैलिस्टिक मिसाइल वह मिसाइल होती है जो परवलयाकार चलती है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये कंट्रोल होती है और इसके बाद अनकंट्रोल होती है। जबकि क्रूज मिसाइल ज़मीन के समानांतर चलती है और ये रेडियस में गिरता है, माने लक्ष्य होगा उसके आसपास गिरेगा। लेकिन जो क्रूज मिसाइल है वो हमेशा अपने पॉइंट पे हिट करता है, इसलिए क्रूज मिसाइल बिल्कुल सटीक निशाना लगाता है। हाइब्रिड साउंडिंग रॉकेट का प्रक्षेपण हुआ है। इसे तरल और ठोस ईंधन का प्रयोग किया गया, इसलिए इसे हाइब्रिड रॉकेट कहा जा रहा है। इसे भारत की निजी कंपनी द्वारा तमिलनाडु के चेंगलपट्ट जिले में प्रक्षेपित किया गया। सेना में पहली बार ज़मीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल रेजिमेंट गठित की जाएगी। माने यह रेजिमेंट स्पेशलिस्ट होगी ऐसे मिसाइलों का जो ज़मीन से हवा में मार करेगी। देखिए, मिसाइल के कई सारे वेरिएंट होते हैं। एक होता है सरफेस टू सरफेस, जो ज़मीन से ज़मीन पे वार करती है। एक होता है सरफेस टू एयर, जो ज़मीन से हवा में वार करती है। एक होता है एयर टू सरफेस, जो हवा से सरफेस पर वार करती है। तो ये जो रेजिमेंट है ये सरफेस टू एयर वाली रेजिमेंट होगी, इसमें विशेषीकृत होगी। पहली बार देश से बाहर सेनाभ्यास में भाग लेगा तेजस। अब तक भारत का जो तेजस विमान है वह भारत के बाहर किसी भी युद्ध अभ्यास में नहीं गया। भारत अपने मिराज विमान को भेजेगा कोबरा वॉरियर्स एक्सरसाइज में या कोबरा वॉरियर अभ्यास में यूके। इस तरह से भारत में कुछ क्षेत्र ऐसे जहाँ पर हमेशा बर्फ जमा रहता है, तो वहाँ के सैनिकों के लिए हिमवीर नाम का सूट बनाया गया है, जो भारतीय सैनिकों को ठंडे से या एक्सट्रीम ठंडी से बचाएंगे। चंद्रयान 3 का जो लैंडर है उसका टेस्ट कंप्लीट हो गया है। देखिए, जो चंद्रयान 2 था उसमें जो लैंडर था वही पूरी तरह सफल नहीं हुआ था, बाकी चंद्रयान 2 सक्सेस था। अब चंद्रयान 3 से फिर एक लैंडर भेजा जाएगा जो चंद्रमा के सतह की जांच करेगा या उसके बारे में अनुसंधान करेगा, अन्वेषण करेगा, रिसर्च करेगा। और मंगलयान 2 के लिए एक ऑक्सीजन बोतल बनाया गया है। गगनयान, जिसके द्वारा भारत पहली बार अंतरिक्ष में मनुष्य को भेजेगा, उसके लिए एक क्रू मॉड्यूल का टेस्ट हो गया। गगनयान को 2024 में अंतरिक्ष में भेजा जाएगा और इसे लो अर्थ ऑर्बिट में भेजा जाएगा। अंतरिक्ष यात्रा में मानव मस्तिष्क का कार्य करने की क्षमता प्रभावित होती है, क्योंकि अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण या ग्रेविटी नहीं होती है। इस कारण इसके कई सारे फंक्शन प्रभावित हो जाते हैं। इसके अलावा वहाँ पर अकेलापन या फिर जो हम लोग का सामान्य जीवन नहीं होता है, इस कारण भी मस्तिष्क की कार्य क्षमता प्रभावित हो जाती है। जेनेटिक डिसऑर्डर या आनुवंशिक कमी के कारण या आनुवंशिक बीमारी के कारण किसी व्यक्ति की रक्त कोशिकाएं या आरबीसी जिनका आकार इस तरह से होता है वो हंसिए के आकार में आती हैं। इसके कारण इनकी जीवन अवधि कम हो जाती है। वैसे ये जो सिकल सेल एनीमिया होती है, इसके पेशेंट मलेरिया के प्रति इनके अंदर प्रतिरोधक क्षमता विकसित हो जाती है। लेकिन जब आरबीसी इस आकार में आ जाती हैं तो इनकी जीवन अवधि कम हो जाती है और जीवन अवधि कम होने के कारण जल्दी जल्दी मर जाती हैं और शरीर उतनी तेज़ी से आरबीसी प्रोड्यूस नहीं कर पाता। इस कारण जो पेशेंट है या जो मरीज़ है उसके अंदर रक्त की कमी हो जाती है। और भारत सरकार 2047 तक इसको नियंत्रित करने की बात कर रहा है या इसको समाप्त करने की बात कर रहा है। कोविड टीकाकरण से दिल की बीमारियों का खतरा कम हो गया है। 9 मिलियन बुजुर्ग भारतीयों को डेमेंशिया नामक बीमारी है। यह एक मानसिक बीमारी है जिसमें व्यक्ति मति भ्रम की स्थिति में होता है, काल्पनिक चीज़ों को देखता है, उसकी सोचने समझने की क्षमता धीरे धीरे कम हो जाती है, वह भूलने लगता है। क्योंकि ये मानसिक बीमारी है तो इसका इलाज भी वैसे ही होगा। कुछ दवाइयाँ भी हैं, लेकिन सबसे अच्छा इलाज है कि समाज में रहें, मिलजुल के रहें, तो इसका प्रभाव कम होता है। वैज्ञानिकों ने कैंसर के इलाज की एक नई तकनीक का इजाद किया है। इसे नेक्स्ट जनरेशन थेरेपी कहा जा रहा है। इसमें वैज्ञानिक ट्यूमर के पास एम्बेडेड एलईडी लाइट्स के माध्यम से बायोथेरेप्यूटिक रसायन को सक्रिय कर देंगे, जिससे केवल कैंसर कोशिकाओं का इलाज होगा और बाकी अन्य भाग बिल्कुल प्रभावित नहीं होंगे। देखिए, कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो लाखों या करोड़ों में एक व्यक्ति को होती है, तो चूँकि ये बहुत कम लोगों को होती है इसलिए इन पर अनुसंधान कम होता है, इनकी दवाइयाँ कम विकसित हो पाती हैं या इनसे पीड़ित लोगों का इलाज नहीं हो पाता है। इस समस्या को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने इन दुर्लभ बीमारियों के इलाज के लिए कुछ फंड दिया है ताकि इनका इलाज हो सके। इंसान इस कोशिश में लगा हुआ है कि किसी तरह से बुढ़ापे पर काबू पा ले।
मेडिकल साइंस यह हमेशा से मानता आया है कि इंसान स्वस्थ और दीर्घायु बन सकता है। हाल ही में हार्वर्ड मेडिकल स्कूल और बोस्टन यूनिवर्सिटी ने एक प्रयोग किया है जिससे इस विचार को बल मिला है, लेकिन अभी ये केवल और केवल प्रायोगिक स्तर पर है, अभी ये व्यवहार में नहीं आया है। भारत में 43 में से कुल 29 या 29 API बनेंगे या प्रोड्यूस होगा स्थानीय स्तर पर। API क्या है? API एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स है जिसका उपयोग दवाइयों के निर्माण में किया जाता है। अब तक भारत इसका आयात चीन से करता था। चीन दुनिया में सबसे बड़ा API प्रोड्यूसर था, लेकिन धीरे धीरे अब भारत इसका उत्पादन खुद कर रहा है। 1 साल पहले भारत ने API उत्पादन के लिए कई सारे उत्पादन पार्क्स बनाए थे जहां पर इसके उत्पादन को विशेष सुविधा दी गई थी। उसका फल अब मिल रहा है और हो सकता है कि भविष्य में भारत API का आयात करना बंद कर दे और दूसरे देशों को निर्यात भी करे। नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी ने या NPPA ने 74 दवाओं का मूल्य निर्धारित किया है। H3N2 हाल में इसका इन्फेक्शन देखा जा रहा है। इस पर IMA या इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने एक चेतावनी दी है कि एंटीबायोटिक्स का प्रयोग ना करें। अगर आप एंटीबायोटिक्स का प्रयोग करेंगे तो इससे समस्याएं बढ़ सकती हैं। देखिए, भारत में या कई देशों में एंटीबायोटिक्स का बहुत ज़्यादा प्रयोग होता है जो वास्तव में बहुत हानिकारक है। इससे इन सूक्ष्म जीवों में प्रतिरोधक क्षमता विकसित हो रही है, तो एक समय के बाद ज़्यादातर एंटीबायोटिक्स यूजलेस हो जाएंगी और इन्हीं एंटीबायोटिक के अत्यधिक उपयोग के कारण सुपर बग डेवलप हो गए। अब ये सुपर बग इतने खतरनाक है कि अगर सुपर बग से इन्फेक्शन के कारण अगर किसी को जुकाम भी हो गया, हो सकता है आदमी जुकाम से मर जाए। तो सुपर बग बहुत खतरनाक है और अगर एंटीबायोटिक का लगातार ऐसे बिना मतलब का उपयोग किया गया तो हो सकता है भविष्य में बहुत सारे सुपर बग आ जाएं जो मानव जीवन के लिए बहुत खतरा हो। खैर, डॉक्टर्स ने उसका भी इलाज कर लिया है। वैज्ञानिकों ने अभी एक नया एंटीबायोटिक बना लिया है जो सुपर बग को भी नियंत्रित करेगा। और अगर रेलवे की यात्रा के दौरान आपकी तबीयत खराब होती है तो आपको स्टेशन पर सस्ती दवा मिल जाएगी। सर्दियों में अच्छी नींद के इलाज खुल गए हैं। इसके कुल 4 चरण हैं। पहला चरण है नॉन रैपिड आई मूवमेंट 1। नींद लगने से पहले 5 से 10 मिनट की अवधि जो होती है उसको कहते हैं नॉन रैपिड आई मूवमेंट 1। दूसरा होता है नॉन रैपिड आई मूवमेंट 2, जिसमें शरीर का तापमान, दिल का धड़कन धीरे धीरे कम होने लगता है, निद्रा आने लगती है। तीसरा होता है नॉन रैपिड आई मूवमेंट 3, जिसमें दिल की धड़कन कम हो जाती है, शरीर गहरी निद्रावस्था में चला जाता है। और रैपिड आई मूवमेंट जिसमें मस्तिष्क सक्रिय हो जाता है और शरीर शिथिल और गतिहीन होता है। जब अंग प्रत्यारोपण होता है तो जहाँ पर अंग संरक्षित होता है और जहाँ पर प्रत्यारोपण का कार्य करना है या जहाँ ऑपरेशन करना है उसके बीच जो ट्रांसफ़र होना, अंग को बैंक से मरीज़ तक ले जाने में जो दूरी होती है वो बहुत क्रिटिकल होती है। उसमें क्या होता है, अंग के खराब होने का भय होता है। तो ऐसी समस्या को देखते हुए या ऐसी चुनौती को देखते हुए अब ड्रोन्स का प्रयोग किया जाएगा अंग के प्रत्यारोपण के लिए, क्योंकि उस वहाँ पर तो कोई ट्रैफिक नहीं होगा, वहाँ पर कोई रोकथाम नहीं होगा। हाँ, कोई तकनीकी समस्या हो सकती है, अलग बात है, अदरवाइज़ ये जल्दी और सेफली पहुँचा देगा। ई बैंडेज घाव को तेज़ी से भर सकते हैं। ई बैंडेज में क्या होता है कि इलेक्ट्रिक का हल्का फुल्का संचार होता है जिस कारण घाव तेज़ी से भर जाता है। इस संजीवनी का मतलब है कि कुछ मेडिकल सुविधाएं ऑनलाइन मिल जाएंगी। क्या AI या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या कृत्रिम बुद्धिमत्ता अपने में फीलिंग डेवलप कर रहे हैं या उनके फीलिंग डेवलप हो रहा है? ये इतना आसान नहीं है। अभी फ़िलहाल दूर की कौड़ी है। एक व्यक्ति या एक मनुष्य जिसके पास रिश्ते नाते होते हैं, परिवार होता है, उसको तो फीलिंग डेवलप करने में कई महीने लग जाते हैं। तो वही हाल AI का है। अभी ये भविष्य की बात है, अभी हो सकता है कैसा हो। अभी इसमें जो घटनाएं बताई जा रही हैं वो अभी फ़िलहाल बहुत प्राथमिक चरण की हैं। अभी आप ये नहीं कह सकते कि वो फीलिंग्स ही हैं। अभी ये चर्चा का विषय है कि इसमें डेवलप हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, ये भविष्य की बात है। और AI का उपयोग हो रहा है मेडिकल के लिए। उस पर ये लेख है कि AI से मेडिकल सलाह लिया जाए और भारत में मध्यस्थता के लिए AI की बात की जा रही है। AI का बहुत ज़्यादा उपयोग करना बहुत अच्छी बात थोड़ी ना है। ये भविष्य में खतरा बन सकता है। किसी के ऊपर अगर आप निर्भर हैं तो समस्या बन सकता है, चाहे वो AI हो चाहे कुछ भी हो। और ChatGPT बहुत सारी चुनौतियां प्रकट कर सकता है, लेकिन शिक्षा के मामले में इसकी उपयोगिता बनी रहेगी। जल्द ही ChatGPT की तरह एक चैट बॉक्स बनाया जाएगा जो उद्यमियों के लिए होगा या उद्यम से संबंधित होगा। और एक ऐसा टूल बनाया गया है जो ChatGPT से बनाया गया कंटेंट या जो लेख है उसको डिटेक्ट कर लेगा, उसको पहचान लेगा। AI के उपयोग से हम लोग नेक्स्ट जनरेशन की चिप बना सकते हैं। ट्विटर को जब से एलन मस्क ने ख़रीदा है
तो वो कुछ पेड सुविधाएं दे रहे हैं जिसमें आप कुछ पैसे देकर, माने 900 रुपये महीना देकर ब्लू टिक ले लें। सेम बिल्कुल वैसे ही सब्सक्रिप्शन की सेवा शुरू करने वाला है मेटा कंपनी के अंतर्गत फेसबुक, इंस्टा, बाकी कंपनियां आती हैं। तो ये लोग भी ऐसा सब्सक्रिप्शन वाला देंगे और ताकि ये लोग पैसा कमा सकें। वैसे ऑलरेडी ये पैसा कमाते हैं, लेकिन क्या है ना, लालच है ना, बहुत बड़ी चीज़ है। बायोमेट्रिक डाटा का दुरुपयोग खत्म करने के लिए एक तकनीक बनाई जा रही है। एक ऐसा एल्गोरिदम बनाया जा रहा है कि बायोमेट्रिक डाटा का दुरुपयोग ना हो सके। जो थार डेजर्ट है या जो थार रेगिस्तान है भारत में, उसका हरितकरण किया जा रहा है। वहाँ पे पेड़ पौधे लगाए जा रहे हैं, जिस कारण वहाँ पे हरित क्षेत्र की वृद्धि हो रही है। लेकिन क्लाइमेट चेंज उसको नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है, क्योंकि जब पानी कम होगा, बरसात कम होगी और गर्मी ज़्यादा होगा तो पौधे सूख जाएंगे। हो सकता है कि जिन भागों को हरा किया गया वो फिर से रेगिस्तान बन जाए। तो क्लाइमेट चेंज बहुत बड़ी समस्या है थार डेजर्ट के लिए। पृथ्वी पर जीवन बचाने के लिए महासागरों का संरक्षण करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि धरती का 2/3 हिस्सा महासागर है। अगर ये निगेटिव रूप से प्रभावित हुए तो अब समझ लीजिए कि जीवन पर संकट पड़ जाएगा, क्योंकि जितना भी ऑक्सीजन का उत्पादन किया जाता है उसका 80-90% महासागर से ही उत्पन्न होता है। महासागर के जो पेड़ पौधे हैं, जो शैवाल हैं, बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं। चूँकि इनका एरिया बड़ा है इसलिए इनका उत्पादन भी बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर जीवन को सुरक्षित बनाना है तो महासागर को सुरक्षित करना ही होगा, और महासागर को सुरक्षित तभी करेंगे जब उनके बारे में जानकारी हो। इसलिए भारत अगले 2 वर्षों में गहरे समुद्र में भी अपना यान भेजेगा, ताकि वहाँ की जांच कर सके। अगर कुछ आर्थिक लाभ लिया जा सकता तो लाभ ले, बाकी अगर किसी का संरक्षण करने की जरूरत तो उसकी संरक्षण करें, क्योंकि भारत का ज़्यादातर उद्देश्य जन कल्याण ही है या कल्याणकारी ही होता है। केंद्र सरकार ने जटायु गिद्ध प्रजनन केंद्र को आर्थिक मदद दी है ताकि गिद्धों की संख्या को बढ़ाया जा सके। केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक पहला सर्वे आयोजित करेंगे गिद्धों की जनसंख्या से संबंधित। विलुप्त हो रही जेरेसिस ब्लू तितली भारत में देखी गई, और ओवरफिशिंग के कारण सी हॉर्स की आबादी मूव कर रही है तमिलनाडु से उड़ीसा की तरफ, क्योंकि वहाँ पे ओवरफिशिंग हो चुकी है, बहुत ज़्यादा सी हॉर्स मारे जा रहे हैं। तो कुछ सी हॉर्स की आबादी ट्रांसफ़र हो रही है उड़ीसा के तट पर। महाराष्ट्र के नासिक और अहमदनगर ज़िले में एक विशेष प्रजाति की गाय पाई जाती है जिसका स्किन तैलीय होता है, और इस कारण वो अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में भी आसानी से रह लेते हैं। इनका दूध अन्य गायों के दूध की तुलना में ज़्यादा मीठा होता है, और इनके दूध से बने उत्पाद अन्य गायों के दूध से बने उत्पाद से ज़्यादा अच्छा होता है, और इनको बचाने का कार्य किया गया, इसलिए चर्चा का विषय बने हुए हैं। दिल्ली में एक ऐसा पार्क बनाया गया है जहाँ पर पालतू पशुओं को ले जा सकते हैं, आप पालतू जानवरों को ले जा सकते हैं, लेकिन वहाँ पर भी सभी पालतू जानवरों को नहीं ले जा सकते। केवल वही पालतू जानवर जाएंगे जो रजिस्टर्ड होंगे और जिनको कोई बीमारी नहीं। देखिए, लद्दाख में 2 ग्लेशियर बहुत तेज़ी से पिघल रहे हैं और सिकुड़ रहे हैं। ये बहुत बड़ी समस्या बनने वाली है। पहले भी मैंने आपको बताया कि जिस तरह से ग्लेशियर सिकुड़ रहे हैं, ऐसा लगता है कि भविष्य में कई सारी नदियाँ सूख जाएंगी। और एक तरफ नदी सूख रही है, दूसरी तरफ बर्फ़ इतनी ज़्यादा पिघल रहा है दोनों ध्रुवों से कि समुद्र का स्तर उठ रहा है, जिसके कारण चेन्नई, कोलकाता जैसे शहर, मुंबई जैसे शहर पर खतरा बना हुआ है कि हो सकता है कि यह शहर डूब जाए भविष्य में। और अभी आपने देखा कि तुर्की में कितना भयंकर भूकंप आया। भारत के हिमालय क्षेत्र में भूकंप का खतरा बना हुआ है, ऐसी आशंका है, क्योंकि वो एरिया जो है अनस्टेबल्ड है। वहाँ पे जो प्लेट्स हैं वो लगातार मूव करती रहती हैं उत्तर पूर्व की ओर। इस कारण वहाँ पर भूकंप की संभावना हमेशा बनी रहती है, और भविष्य में हो सकता है कि प्राकृतिक आपदाओं का सटीक पूर्वानुमान लगाया जा सके। अब उसके लिए एल्गोरिदम बन रहा है, और IMF का मानना है कि शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य भारत समय से पहले प्राप्त कर लेगा। देखिए, भारत वैश्विक स्तर पर जो वादे करता है अक्सर उन वादों को पूरा कर लेता है। इस कारण वैश्विक स्तर पर भारत की साख बहुत मजबूत है। हाल ही में पता चला कि कंपनियां ESG का मिसयूज कर रही हैं। ESG का फुल फॉर्म है इन्वायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस। कंपनियां क्या कर रही हैं कि इसके आधार पर निवेशकों को प्रभावित कर रही हैं, इसका मार्केटिंग कर रही हैं, तो इसके कई सारे मिसयूज हो रहे हैं। ये भारतीय शहर के प्रदूषण का आंकड़े हैं। सबसे ज़्यादा प्रदूषित बड़े शहरों में दिल्ली है, फिर मुंबई है, फिर कोलकाता है। चेन्नई बड़े शहरों में सबसे कम प्रदूषित है। वायु प्रदूषण के कारण हड्डियों का क्षरण तेज़ी से बढ़ रहा है। वायु के साथ साथ धरती पर भी हर जगह विषैले पदार्थ फैले हुए हैं। अगर सही नीति बनाकर इनका नियमन नहीं किया गया, इनको नियंत्रित नहीं किया गया, अगर इनको कंट्रोल नहीं किया गया, तो ये भविष्य में बहुत बड़ी समस्या बन सकते हैं। फ्लाइंग ऐश का मतलब आप सीधे सीधे समझिए राख, माने कोयला जलने के बाद जो राख बचती है उसका कैसे नियमन हो, क्योंकि ये बहुत पतले होते हैं और पर्यावरण में प्रदूषण उत्पन्न करते हैं।
पत्तियों के ऊपर जम जाते हैं, जिसके कारण पत्तियाँ फोटोसिंथेसिस क्रिया नहीं कर पाती, सांस में चले जाते हैं, व्यक्ति के फेफड़े में चले जाते हैं, इससे व्यक्ति को श्वसन संबंधी रोग हो जाता है। तो ये हर चीज़ को प्रभावित करते हैं। तो अगर इनको कंट्रोल नहीं किया जाएगा या इनको एक जगह स्थिर नहीं करके रखा जाएगा तो कई सारी बाधाएं उत्पन्न कर सकते हैं, प्राकृतिक भी, स्वास्थ्य संबंधी भी, पर्यावरणीय भी। तो ये कई तरह के पर्यावरणीय और स्वास्थ्य संबंधी समस्या उत्पन्न कर सकते हैं। इस समस्या को देखते हुए एनटीपीसी ने एक प्लांट बनाया है जिसमें ये जो राख है या जो फ्लाई ऐश है इसको गिट्टी और रेत में बदल दिया जाएगा ताकि इसको निर्माण कार्य में उपयोग किया जा सके और ये प्रकृति में फैले ना, पर्यावरण में फैले ना, जिससे इसका दुष्प्रभाव समाप्त हो जाए। एक अनुसंधान द्वारा बांस से प्लास्टिक बनाया गया है जो पर्यावरण के लिए बहुत लाभदायक होगा, क्योंकि प्लास्टिक के कारण पर्यावरण पर बहुत नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। अगर ये सक्सेस हुआ और उसका सही मार्केटिंग किया गया तो हो सकता है कि पर्यावरण में कुछ सुधार हो जाए। और जलवायु परिवर्तन के कारण सबसे ज़्यादा प्रभावित होने राज्य यूपी और बिहार होंगे, क्योंकि यहाँ पर कृषि कार्य होता है, यहाँ पे जंगल है। अगर जलवायु परिवर्तन बहुत ज़्यादा हुआ तो हो सकता है कि कृषि बेल्ट से ऊपर या नीचे चले जाएँ और यहाँ पर होता जंगलों में आग लग जाए या तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, जिससे कृषि उत्पादन ही समाप्त हो जाए, क्योंकि ज़्यादातर आबादी कृषि पर निर्भर है। इसलिए यह राज्य बहुत ज़्यादा प्रोन एरिया में है या सबसे ज़्यादा खतरे वाले क्षेत्र में है। ये अंटार्कटिक में जो बर्फ़ जमे हुए हैं उनका अनुसंधान अब तक केवल सैटेलाइट के चित्रण से किया जाता था, लेकिन अभी हाल ही में एक रोबोट भेजा गया है जो यहाँ की जाँच कर रहा है, जिससे अनुमान लगाया जा रहा है कि इन हिमखंडों के पिघलने क्या कारण है, आखिर क्यों इनमें इतनी तेज़ी से कमी आ रही है। और एक अनुमान के अनुसार सन 2100 तक 83% हिमखंड दुनिया से गायब हो जाएंगे। अब सोचिए जब 83% हिमखंड पिघल जाएंगे तो जल स्तर कितना ऊंचा हो जाएगा। तो ये बहुत बड़ी समस्या है। अगर समय रहते इसको कंट्रोल नहीं किया गया तो हो सकता है कई सारे शहर डूब जाएं, जो अभी उद्योग के केंद्र हैं, अर्थव्यवस्था के केंद्र हैं, वो भविष्य में हो सकता है कि समुद्र में चले जाएँ। अमृत सरोवर, इस योजना के तहत 50,000 अमृत सरोवर बनाए जाएंगे जिसमें जल का संरक्षण हो। सरकार ये चाहती है कि मानसून के पहले ज़्यादातर अमृत सरोवर का निर्माण कर लिया जाए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा मानसून के जल का संरक्षण किया जा सके, जिससे कि जल स्तर में सुधार हो। क्योंकि होता क्या है कि पानी तो हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो बरसात का पानी सभी रास्तों से होते हुए नदी के द्वारा चला जाता है समुद्र में, उसका उपयोग नहीं हो पाता, ज़मीन रिचार्ज नहीं हो पाती, इस कारण भूजल स्तर गिर रहा है। इसलिए भारत सरकार ऐसी योजना बना रही है कि ऐसे सरोवरों का निर्माण किया जाए जिसमें जल को संरक्षित किया जाए, जिससे भूजल भी रिचार्ज हो और स्थानीय लोगों की ज़रूरतें भी पूरी हों। मैंग्रोव जो वन होते हैं वो खारे पानी में पैदा होते हैं और ये समुद्र के किनारे उगते हैं। तो जब भी सुनामी आती है या कोई भी समुद्री तूफान आता है तो सबसे पहले बैरियर यही होते हैं। तो जिन स्थानों पर मैंग्रोव पेड़ थे या मैंग्रोव के जंगल थे, उन स्थानों पर सुनामी के प्रभाव बहुत कम होते हैं। लेकिन जिन स्थानों पर मैंग्रोव के जंगल को काट दिया जाता है वहाँ पर सुनामी का प्रभाव बहुत भयंकर होता है। इसलिए भारत सरकार का प्रयास है कि ज़्यादातर मैंग्रोव वन का संरक्षण किया जाए, उनको सुरक्षित रखा जाए, ताकि भविष्य में किसी भी आपदा की स्थिति में जन धन की रक्षा की जा सके। पर्यावरण लगातार प्रभावित हो रहा है, जल से लेकर वायु तक सब प्रभावित हो रहे हैं। इससे आम जनता पर बहुत नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। इसी पर ले और निक्की हेली जो भारतीय मूल के अमेरिकी हैं, ये अमेरिका के राष्ट्रपति के चुनाव लड़ेंगी। और इन्हीं तक नहीं है, एक और भारतीय हैं विवेक रामास्वामी, ये भी अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव लड़ेंगे। इस बार लग रहा है कि भारतीय तहलका मचाने वाले, हो सकता है कि भविष्य में कोई भारतवंशी अमेरिका का भी राष्ट्रपति बन जाए। अभी ब्रिटेन का तो प्रधानमंत्री भारतीय है ही। अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ साथ वर्ल्ड बैंक का जो चीफ हैं वो भी एक भारतीय बनने वाले हैं, अजय बंगा नाम है उनका। अमेरिका में जातीय भेदभाव के लिए कानून बनाया गया है। यह कानून अमेरिका के सिएटल में बनाया गया है, जिसमें जातीय भेदभाव को प्रतिबंधित किया गया है, इनको गैर कानून बनाया गया है। देखिए, भारत भूमि की विशेषता जाति व्यवस्था है। भेदभाव दुनिया के हर कोने में है, ऐसा कोई कोना नहीं है जहाँ पर भेदभाव ना हो, लेकिन भेदभाव का आधार अलग अलग होता है। जैसे पश्चिमी देशों में भेदभाव का आधार अब रंग है। जब वो ब्लैक लोगों से नहीं मिले थे, कुछ सीमित क्षेत्रों में थे, तब वहाँ पर ऊंच नीच होता था, भाई राजा हैं, सामंत हैं, इस तरह से था। तो समय के साथ साथ भेदभाव होता रहता है, उसकी प्रकृति बदलती रहती है। भारत में पहले वर्ण व्यवस्था था, फिर जाति व्यवस्था हुई, लेकिन ये भेदभाव पहले नहीं था जब वर्ण व्यवस्था कर्म आधारित था। जैसे ही धीरे धीरे ये जन्म आधारित हो गया तो ये भेदभाव बढ़ने लगा और समय के साथ साथ ये बहुत विकराल हो गया। नहीं तो जब आप प्राचीन काल की किताबों को पढ़ेंगे तो आपको
ऐसा भेदभाव बहुत कम मिलता है। ये समय के साथ साथ ये भेदभाव पैदा हुए और ये वास्तव में एक सामाजिक कुरीति है। प्रत्येक व्यक्ति व्यक्ति होने का गरिमामय है। तो जातीय भेदभाव अपने आप में एक अपराध है। आप किस जाति, धर्म, मजहब, क्षेत्र से आते हैं वो कोई मुद्दा ही नहीं है। मनुष्य है, बात खत्म। इसलिए कोई भी जातीय भेदभाव अपराध है। वो चाहे भारत हो चाहे अमेरिका हो, वहाँ पे कानून बनाया गया है। भारत में लोग इसका विरोध कर रहे हैं कि भाई वहाँ क्यों है, क्योंकि ज़्यादातर लोग जब हाई लेवल में पहुँचते हैं तो वहाँ पे जातीय भेदभाव ख़त्म हो जाता है। अब हर भारतीय तो अमेरिका में जाकर नहीं बस रहा भाई, बाहर से अमेरिका वही लोग गए जो ठीक ठाक कमा रहे हैं, लेकिन भारतीय अपने साथ गए तो हो सकता है जातीय व्यवस्था ले गए हों। तो ये चर्चा का विषय बना है और हो सकता है कि इस पर प्रश्न आ जाए, क्योंकि एक सामाजिक मुद्दा है और जीएस में यहाँ से मेन से भी प्रश्न आ जाएगा। रूस ने अमेरिका के साथ जो न्यूक्लियर ट्रीटी हुई थी या न्यूक्लियर संधि हुई थी उसको तोड़ दिया है। रूस भारत से व्यापार के लिए गलियारा विकसित कर रहा है ताकि आवागमन नियमित बना रहे, व्यापार में कोई बाधा ना हो। ब्रिटेन में हफ्ते में 4 दिन काम करने का सबसे बड़ा परीक्षण सफल हुआ। यूनाइटेड किंगडम या इंग्लैंड में 10 भारतीय भाषा को स्कूल के करिकुलम में शामिल किया गया है। इटली के वेनिस शहर में आवागमन का सबसे बड़ा साधन नहरें हैं। जैसे हमारे यहाँ सड़कें हैं वैसे वहाँ पर नहर है। इतना ज़्यादा नहरें हैं कि नहरों में नाव के द्वारा आते जाते लोग हैं। लेकिन इस बार क्या हुआ कि बरसात नहीं हुई, इस कारण नहरें सूख गई। चूँकि इस शहर में आवाजाही नहरों से होती है इसलिए उसमें मुसीबत खड़ी हुई और भारतीयों के लिए वीज़ा प्रक्रिया सरल करेगा जर्मनी। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने कहा है कि भारत के साथ ऑस्ट्रेलिया का सहयोग क्षेत्र के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व पीएम ने मोदी और शिंजो एबे को क्वाड का जनक कहा है। मोदी इस समय भारत के प्रधानमंत्री हैं और शिंजो एबे जापान के पूर्व प्रधानमंत्री हैं। चीन समुद्र के मैपिंग में बहुत ही आगे बढ़ रहा है जिससे वह समुद्र का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले सके, और इस चीज़ को बैलेंस करने के लिए भारत जल्द ही अपना एक मिशन भेजेगा समुद्र के अंदर ताकि वो भी सर्वे कर सके। भारतीय फिल्म RRR को हॉलीवुड क्रिटिक्स एसोसिएशन का पुरस्कार मिला है। इसके अलावा RRR के गीत नाटू नाटू को ऑस्कर अवार्ड मिल चुका है और एक और भारतीय डॉक्यूमेंट्री फिल्म द एलिफेंट विस्पर्स को ऑस्कर अवार्ड मिला है। ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट को बाफ्टा में 7 पुरस्कार मिले हैं। भारत बॉर्डर गावस्कर अवार्ड जीत चुका है और सानिया मिर्ज़ा टेनिस कोर्ट से विदाई ले रही हैं। इनका अंतिम गेम दुबई चैंपियनशिप था। ऑस्ट्रेलिया ने 6ठी बार महिला T20 बस कप जीता है। थॉमस कप बैडमिंटन के क्षेत्र में खेला जाता है, इसमें भारत भी जीता रहा। अब तक जितना भी चर्चा किया गया वह सारा न्यूज़ सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन आगे के जो विषय हैं वह ज़्यादातर यूपीएससी और स्टेट पीसीएस केंद्रित है। ये पेपर 4 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि नौकरशाही में संयम और नियम की कितनी ज़रूरत है। अगर नौकरशाह संयमित नहीं है और नियम का पालन नहीं कर रहा है तो वास्तव में वह असफल नौकरशाह होता है या फिर वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाता। ठीक है, तो इसको एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा, पेपर 4 में बहुत इंपॉर्टेंट है। लोकतंत्रीकरण भ्रम से बहुत ज़्यादा है। कुछ लोगों को लगता है कि लोकतंत्रीकरण भ्रम है, सोशल मीडिया में भ्रम फैलाया जाता है, एक व्यक्ति अपनी भाषा ना बोलकर दूसरे की बात कह रहा है, लेकिन लोकतंत्र केवल वही नहीं है। लोकतंत्र एक बहुत गहरी चीज़ है। इसमें प्रत्येक व्यक्ति को अधिकार मिला हुआ है अपना शासक चुनने का, ठीक है, या प्रत्येक व्यक्ति इनडायरेक्टली या अप्रत्यक्ष रूप से खुद शासन करता है। इसलिए लोकतंत्र बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है और लोकतंत्र में हर व्यक्ति के अधिकार की सुरक्षा होनी चाहिए, चाहे वो कितना भी सर्वोच्च पद पर बैठा हो, चाहे कितना भी नीचे पद पर बैठा हो, चाहे वो रिचेस्ट पर्सन हो और चाहे सबसे गरीब व्यक्ति हो। हर व्यक्ति का अधिकार संरक्षित होना चाहिए, तभी वो लोकतंत्र है, अन्यथा वो लोकतंत्र नहीं है। हर राज्य की अपनी एक फाइनेंशियल समस्या है या एक वित्तीय समस्या है, उसमें केंद्र सरकार एक सीमा से ज़्यादा योगदान नहीं दे सकती और केंद्र सरकार को चाहिए कि राज्यों को छोड़ दे, अपना फाइनेंशियल समस्या का समाधान करें। आर्थिक तरक्की किसी भी देश का स्वाभिमान होता है और उस देश के युवाओं का भी स्वाभिमान होता है। अगर देश आगे बढ़ रहा है तो देश के लोगों का स्वाभिमान बढ़ेगा, देश की जनता का स्वाभिमान बढ़ेगा, युवाओं का स्वाभिमान बढ़ेगा। ये लेख माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन या संस्थापक बिल गेट्स का है। वो बता रहे कि भारत किन क्षेत्रों में अच्छा काम कर रहा है, जिसके कारण भारत की प्रगति हो रही है। भारत लगभग हर क्षेत्र में काम कर रहा है और इन्होंने ये भी लेख लिखा है कि विश्व को भारत राह दिखा रहा है और यह लेख बता रहा है कि 2047 तक भारत विकसित देश की श्रेणी में आ जाएगा। जिस तरह से भारत की विकास देखी जा रही है, इसके कई सारे पक्ष हैं, इसको देख लीजिए एक बार। डेटा प्रोटेक्शन बिल में कुछ समस्याएं हैं, कुछ चुनौतियां हैं
डेटा प्रोटेक्शन बिल सीधे सीधे समझिए कि ऑनलाइन जितनी भी सर्विसेज या सेवाएं हम लोग यूज़ करते हैं उसके जो भी आंकड़े होते हैं उसका कई तरह से उपयोग किया जा सकता है। तो उनके उपयोग को नियमित किया जा रहा है, नियंत्रित किया जा रहा है, इसी पे डेटा प्रोटेक्शन बिल है। और इससे कई सारी समस्याएं भी हैं। देखिए, जो फाइबर की सेवाएं हैं उनके लिए पाइपलाइन बिछाया जाता है, तारें बिछाई जाती हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा खर्चीला होता है। और वायरलेस सस्ता होता है और वायरलेस का उपयोग बढ़ रहा है, इसलिए वायरलेस सेवाओं का नियमन बहुत ज़रूरी है। साइबर अटैक बढ़ रहा है और उसको कैसे मैनेज करना उस पर ये लेख है। पैंडेमिक या महामारी के समय जो मेडिकल डिवाइसेस खरीदे गए थे उनका अब क्या हालत है, इसी पर ये लेख है, क्योंकि अब उनका सही से रख रखाव ना होने के कारण वो ख़राब हो रहे हैं। ऑटिज़म डिसऑर्डर्स जो है या ऑटिज़म जो बीमारी है उसमें सूक्ष्म जीवों क्या लक्षण है उस पर ये लेख है। कुछ ऐसे चिप बनाए जा रहे हैं जो मानव शरीर की तरह व्यवहार करते हैं, जिससे उस शरीर पर अनुसंधान किया जा सकता है। और शोध और विकास पर अगर जोर दिया जाएगा तभी नई चीज़ों का अनुसंधान हो सकेगा, नवोन्मेषण हो सकेगा, उसी से किसी भी अर्थव्यवस्था का विकास होगा। और R&D पे भारत को ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए। रिसर्च एंड डेवलपमेंट या अनुसंधान और विकास पर जब तक खर्च नहीं होगा तब तक उस देश का विकास नहीं होगा या वहाँ नवोन्मेषण नहीं होगा। और दुनिया में सबसे ज़्यादा R&D पर खर्च करता है अमेरिका, फिर चाइना, फिर जापान, फिर भारत। भारत को इस क्षेत्र में और ज़्यादा निवेश करना चाहिए ताकि नवोन्मेषण हो सके और तेज़ी से देश का विकास हो सके। ऐसे यंत्र या टूल्स बनाए जा रहे हैं जो भूकंप की पहले से भविष्यवाणी कर सकें। महिलाओं के सुरक्षित कार्यस्थल के निर्माण में जो प्रगति वो बहुत धीमी है। व्यवस्था में जो गृहिणियों का स्थान है, देखिए किसी भी अर्थव्यवस्था में सभी कार्य कर रहे हैं, लेकिन गणना किसकी की जाती है? जो ऑफिस में काम कर रहे हैं। जो महिलाएं घर में काम कर रही हैं उनके आर्थिक क्रियाकलाप की गणना नहीं की जाती या उनका आर्थिक रूप से गणना नहीं किया जाता। तो यह एक तरह से भेदभाव ही है। और महिलाओं से एक प्रश्न आपके हर पेपर में मिल जाता है, इसलिए ये दोनों आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट है और GS के साथ साथ ये निबंध में भी बहुत ज़्यादा उपयोगी है, इसलिए इसको जरूर देख लीजिएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा निवेश कम होता है, इस कारण ग्रामीण क्षेत्रों का विकास शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा कम होता है। इस भेदभाव को इंगित करते हुए ये लेख लिखा गया है कि कैसे इस चीज़ को बैलेंस करना है, इसके वजह देखिए। और शहर कई सारी समस्याओं से जूझ रहे हैं, खासकर बढ़ती आबादी, घटते संसाधन और मांग की अपेक्षा पूर्ति का कम हो पाना, ऐसी कई सारी समस्याएं शहरों में देखे जा रहे हैं। यह लेख सरकारी स्कूलों और निजी स्कूलों के तुलना पर लिखा गया है। एक बात आप ध्यान दीजिए कि सरकारी स्कूल में जो शिक्षक हैं उनकी सैलरी सामान्यतः निजी स्कूल के शिक्षकों से ज़्यादा होती है और ये क्वालिफाइड भी ज़्यादा होते हैं सरकारी टीचर्स, लेकिन फिर भी सरकारी स्कूल्स में पढ़ाई नहीं होती है। इसके कई सारे कारण हैं, सामाजिक समस्याएं हैं, लोगों की सोच में प्रॉब्लम है। इसका सबसे अच्छा निदान यही है कि जो सरकारी टीचर हैं या शिक्षा विभाग के लोग हैं उनके लिए कानून बना दिया जाए कि उनके बच्चे सरकारी स्कूल में ही पढ़ेंगे। अपने आप सरकारी स्कूल का स्तर सुधर जाएगा। भाई निजी स्कूल क्या करते हैं? संसाधन वही होते हैं, लोग वही होते हैं। जब निजी क्षेत्र में जाते हैं तो अच्छा पढ़ाते हैं। इस समस्या का निदान बहुत ज़रूरी है अगर भारत को भविष्य की चुनौतियों का सामना करना है। विकास का समावेशी ढांचा, सीधे समझिए कि इसका सीधा मतलब ये है कि विकास हो तो हर किसी को लाभ मिले। विकास जो शब्द है या जो डेवलपमेंट शब्द है, इसका कॉन्सेप्ट असल में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद आया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पहले डेवलपमेंट और ग्रोथ दोनों एक ही चीज़ हुआ करता था, ठीक है। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इसको अलग कर दिया गया। ग्रोथ का मतलब सीधे कि GDP में जो वृद्धि हो रही है उसको ग्रोथ मान लिया जाता है, लेकिन डेवलपमेंट का मतलब ये है कि उस ग्रोथ का लाभ आम जनता को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, लोगों के जीवन स्तर में सुधार हो रहा है कि नहीं हो रहा है, लोगों के सामाजिक स्तर में सुधार हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसी की गणना विकास है। तो विकास तभी होगा जब लोगों को वृद्धि का लाभ मिलेगा। तो विकास और वृद्धि को एकदम स्पष्ट कर लीजिए, इसमें कन्फ्यूज़न ना रखिएगा। और इसी समावेशी विकास के लिए कुल 9 मिलेनियम डेवलपमेंट गोल बनाए गए, जिनमें कुल 169 गोल्स थे जिनको अभी तक पूरी तरह से हासिल नहीं किया जा सका है। ग्रीन बॉन्ड या हरित बॉन्ड किसी भी अर्थव्यवस्था के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये वो बॉन्ड होते हैं या इसमें ऐसे क्षेत्र के लिए उधार लिया जाता है जिससे पर्यावरण का विकास किया जाए। और पर्यावरण के विकास में क्लाइमेट फाइनेंस बहुत महत्वपूर्ण है। इसके लिए आत्मनिर्भर होना बहुत ज़रूरी है। अगर क्लाइमेट फाइनेंस में अगर आप आत्मनिर्भर हैं तो आप अपने देश में कई सारे कार्य कर सकते हैं जिससे जलवायु परिवर्तन में आपकी अर्थव्यवस्था पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा या जो नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा वो नियंत्रित होगा।
जून तक केंद्र सरकार इमिशन ट्रेडिंग स्कीम को नोटिफाई कर सकती है, जिसमें बताया जाएगा कि किस तरह से इमिशन का ट्रेडिंग करना है, जिसमें कार्बन वगैरह का व्यापार भी होगा। इससे उन कंपनियों को लाभ होगा जो उत्सर्जन कम करते हैं या कार्बन उत्सर्जन को रोकते हैं या किसी कारण से कार्बन उत्सर्जन को कम से कम कर लेते हैं। इस लेख में ये बताया गया है कि पर्यावरण के संरक्षण में अफ्रीकन मॉडल को अपनाना चाहिए, ना कि लॉस वेगस के। अफ्रीकन मॉडल के कारण वहाँ पर पर्यावरण का अच्छा खासा संरक्षण हुआ है, जबकि अमेरिकी देशों में या अमेरिकी शहरों में ऐसा नहीं हो पाया। अगर हरित विकास करना है तो उसके लिए फाइनेंस की ज़रूरत होती है। अगर फाइनेंस सही है तो आप ग्रीनरी का विकास कर सकते हैं या हरित विकास कर सकते हैं। और पहले भी मैंने बताया कि जलवायु संकट किस तरह से खेती के लिए खतरा है। आप सोचिए किसी क्षेत्र का तापमान अचानक बढ़ जाए तो वहाँ पर फसल का उत्पादन नहीं हो सकता। जैसे इसी वीडियो में बताया गया है कि 35 डिग्री टेम्परेचर या 35 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर गेहूँ के फसल के लिए ठीक है। उसके बाद अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो गेहूँ के फसल पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है और 40 के बाद तो गेहूँ का फसल पूरी तरह से ख़राब ही हो जाएगा। तो जलवायु संकट खेती के लिए बहुत बड़ा संकट है और इसी वीडियो में बताया गया है कि इससे यूपी और बिहार 2 राज्य सबसे ज़्यादा प्रभावित हो सकते हैं। भारत जैव विविधता के क्षेत्र में नेतृत्वकर्ता की भूमिका निभा सकता है, क्योंकि भारत के पास वो क्षमता भी है, लोग भी हैं और टेक्निक भी है और परंपराएं भी हैं। भारत में चीता परियोजना के तहत चीतों को फिर से स्थापित किया जा रहा है, फिर से उनको बसाया जा रहा है और अभी ये प्रोसेस में ही है। हो सकता है कि धीरे धीरे ये भारत में बस जाए। प्लास्टिक मानव स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है और प्लास्टिक के जो छोटे छोटे कण होते हैं वो धीरे धीरे शरीर में घुल रहे हैं, शरीर के ऊतकों में जुड़ रहे हैं। चूँकि ये कभी नष्ट नहीं होते, इसलिए ये हर जीव के जीवन चक्र में शामिल हो गए हैं और जब ये किसी जीव के ऊतकों में जम जाती हैं तो कई सारी बीमारियों का कारण बनते हैं। कार्बन उत्सर्जन अपने में एक बहुत बड़ी समस्या है। ये जलवायु परिवर्तन का भी कारण है, ग्लोबल वार्मिंग का भी कारण है और अगर इसको सही समय पर नियंत्रित नहीं किया गया तो भविष्य में और भी कई समस्याओं को खड़ा कर सकता है। और अब तक कार्बन उत्सर्जन पर जो भी सफलता मिली है वह बहुत छोटी थी या अस्थायी थी। ऐसा विचार व्यक्त किया गया है कि चंद्रमा के जो धूल हैं उससे धरती के ऊष्मा को नियंत्रित किया जा सकता है। ये जो निदान है ये अल्पकालीन है। हो सकता है कि इससे कई और समस्याएं उत्पन्न हो जाए, क्योंकि धूल से आप तापमान तो नियंत्रित कर लेंगे लेकिन बाकी चीज़ों पर जो उनका प्रभाव होगा उसको कैसे नियंत्रित करेंगे। ई वेस्ट या ई कचरा को नियंत्रित करने के लिए कुछ नए नियम बनाए गए हैं। नवीकरण ऊर्जा के क्षेत्र में नए विकास हुए हैं, उस पर यह लेख है। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार इस वर्ष भारत में हीट वेव्स का अनुभव किया जा रहा है, जो पिछले वर्ष से या पहले के औसत तापमान से 4-5 डिग्री ज़्यादा हैं और इस वर्ष लगभग 45 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास की हीट वेव्स चलेंगी, जो वास्तव में मानव जीवन और अन्य जीवों के लिए भी हानिकारक हैं। चीन ने सोलर पैनल्स के एक्सपोर्ट को बैन कर दिया है। इससे सोलर पैनल के उत्पादन में या उसके उपयोग में कई सारी समस्याएं आ रही हैं, तो उसको कैसे टैकल किया जाए उस पर ये लेख है। भाई सबसे अच्छा यही है कि आप खुद ही सोलर पैनल बनाने लगिए, यही सबसे अच्छा समाधान है। अगर जब आप सोलर पैनल खुद बनाएंगे तो आपको किसी से आयात करना नहीं पड़ेगा, तो किसी के बैन का सामना नहीं करना पड़ेगा। और चीन कई सारी समस्याओं का कारण बना हुआ भारत के लिए कई सारी चुनौतियाँ खड़ी कर रहा है, उस पर ये लेख एक बार इसको जरूर देखिए। अभी हाल ही में चीनी सेना द्वारा लेज़र लाइट का प्रयोग किया गया है, जिससे फिलीपींस के नाविक कुछ समय के लिए अंधे हो गए थे या अल्पकाल के लिए उनको कुछ दिखाई नहीं पड़ा। तो उस पर एक चर्चा का विषय बना हो कि किस तरह से चीन उन क्षेत्रों को सैन्यीकृत कर रहा है जहाँ पर पहले इनका सैन्य पहुँच नहीं थी। और चीन के द्वारा जो बलून स्पाई भेजा गया वो लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है। इसके कारण चीन और अमेरिका का संबंधों में तनाव भी देखा जा रहा है। पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति बहुत बुरी है और ऐसा लग रहा है कि वहाँ पर जल्द ही सैन्य सरकार आ जाएगी, तो यह स्थिति भारत के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण हो सकती है। भारत और अमेरिका ने एक समझौता किया है जिससे डिफेंस टेक्नोलॉजी में एक नई गति मिलेगी और भारत और अमेरिका ने व्यापार के क्षेत्र में भी समझौता किया है। इसके अलावा भारत और अमेरिका ने न्यूक्लियर सेक्टर में भी सहयोग से संबंधित समझौता किया है और यूक्रेन युद्ध वैश्विक तनाव का कारण बना हुआ है और ये लेख भी यूक्रेन और रूस युद्ध पर संबंधित है। और इसी तनाव की स्थिति में रूस ने अमेरिका के साथ किए गए परमाणु समझौते से हाथ खींच लिया है, जो विश्व में तनाव का कारण बनेगा या वास्तव में एक परमाणु समस्या भी खड़ी कर सकता है। आज के लिए बस इतना ही। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। धन्यवाद।